गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नलिन विभूति +2 उच्च विद्यालय शकरदास नवादा बजरगंज गया से आज गया गाइडेंस प्लेटफॉर्म के तहत में भौतिकी विषय कक्षा 12वीं के लिए मॉडल शीट 5 लेकर के आया हूँ। बच्चों, आप सभी को बता दें कि परीक्षा आपका बहुत समय आ गया है। मैं आप लोग को मॉडल शीट करवा रहा हूँ डायरेक्ट क्रैश कोर्स के अंतर्गत में। इसके अंतर्गत में आपको 4 मॉडल सेट हम पहले ही करा चुके हैं। यह आज 5वां मॉडल सेट है। इसी प्रकार से 5 मॉडल सेट अभी और हम आपको देंगे, जिसमें हमारा ये कोशिश है कि आपका टोटल जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है सभी प्रकार का क्वेश्चन जो है इसमें आने की संभावना है। और ये आप अगर अच्छी तरह से आप इसे बना लेते हैं तो मेरा कोशिश है कि आपका 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपका कवर हो जाएगा इसमें। तो चलें हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन जो है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर व्हाई। क्वेश्चन है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्यों? तो हम सभी जानते हैं कि जहां पर भी 2 लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेगा वहां पर एक जो है टेंजेंट का निर्माण हो जाता है, और दैट इज नॉट पॉसिबल। There would be 2 direction of electric field intensity at the same point. It at the point of intersection, it 2 electric lines of force intersect each other, which is not possible. Hence, no 2 electric field lines can intersect each other. यहाँ पर फिगर भी मैं आपको बना दिया हूँ। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर बन रहा है इसका ये टेंजेंट का जो निर्माण हो रहा है ना, जिसके कारण यह जो है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, गॉस का थ्योरम लिखें और इसे मैथमेटिकल रूप से लिखें। यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है बहुत बेहतरीन तरह से कि गॉस का थ्योरम लिखें और इसके आधार पर 5 इसका उपयोग है। उसमें से कोई भी एक उपयोग जो आता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है वह है आपका कूलम का लॉ को साबित करना, कूलम्स लॉ को साबित करना। किसी न किसी मॉडल सेट में वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलें अभी हम देखते हैं गॉस का थ्योरम क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एस इज फ्री स्पेस is equal to 1 by epsilon naught times the total electric charge Q enclosed by the surface। मैथमेटिकल रूप से इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। यह इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये टोटल सरफेस एरिया के लिए है इसलिए यहाँ पर एस लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर वृत्ताकार जो बना हुआ है यही आपको दिखाता है कि यह गॉस का जो सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस जो बनता है वह इसके कारण ही बनता है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is difference between the potentiometer and the ordinary voltmeter? वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या अंतर है? यहाँ पर 2 अंतर हम आपको बताए हैं। पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन नल मेथड एंड द ऑर्डिनरी वोल्टमीटर वर्क्स ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड। Second, it is very accurate device. Potentiometer is very accurate device and the ordinary voltmeter is an approximate instrument. क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स इफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल आर रेस्पेक्टिवली 18 ओम एंड 4 ओम। आपको 2 इलेक्ट्रिक के रेजिस्टेंस दिया गया है जिसका दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दिया गया है और दोनों रेजिस्टेंस को अलग अलग आपको निकालना है। तो चलें हम बोर्ड पर देखते हैं आपको इसे हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहला इसमें हमको दिया हुआ क्या क्या है, आपको दिया हुआ है कि सीरीज में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको 18 ओम दिया गया है और उसके बाद जो आपका पैरेलल रेजिस्टेंस जो है वह आपको 4 ओम दिया गया है। आपको R1 एंड R2 को ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम रेजिस्टेंस के केस में RS बराबर सीरीज में क्या होता है, सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, हम सभी जानते हैं। और जब कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो RS में 1/C1y प्लस 1/C2 होता है। तो यहाँ पर हमारा RS का मान 18 दिया गया है, ये हो गया R1 प्लस R2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1।
इसी प्रकार से जब हम चलेंगे सेकंड में आरपी में, तो आरपी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/4 बराबर 1/R1 R2 का हम अगर हम एलसीएम में ले लें तो ये हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R1 प्लस R2। जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 में हमको R1 प्लस R2 का मान मिल चुका है, तो R1 प्लस R2 का मान हमें कितना मिला है 18, तो 18 बाई कितना हो जाएगा R1 R2, यानी R1 एंड R2 बराबर 18 चौको 72, ये हमारा सेकंड हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन हमें मिला हुआ है, R1 प्लस R2 बराबर मिला हुआ है 18 एंड R1 एंड R2 बराबर मिला हुआ है हमको 72। तो हमें R1 एंड R2 का मान निकालना है, तो हम फार्मूला लगा दें R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा हमको R1 स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहां पर हमको चूंकि लाना है ये प्लस 2R1 R2 हो जाएगा, यानी माइनस हम कर दें 4R1 R2। तो अब हम यहां पर देखें R1 R2 का मान कितना है 18 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमको 4 गुने 72। अब 18 को 18 से गुना करें, 18 64 की 4 हाथ में 6, 8 और 6 14, 8 1 4 2 1 324, ये हो गया 324 माइनस ये जगह 4 दूनी 8 और 7 को 28, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 324 में 288 को माइनस करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमको 1 में से 8 जाएगा 3, यानी 36। इसलिए R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब हमारा ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब थर्ड और फर्स्ट से अगर हम चलेंगे, है ना, थर्ड एंड फर्स्ट से चलेंगे तो R1 प्लस R2 बराबर है 18 एंड R1 माइनस R2 बराबर है 6, दोनों को ऐड कर दें ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2R1 बराबर हो जाएगा 24, इसलिए R1 बराबर कितना हो जाएगा 12, इसलिए R2 बराबर हम देख सकते हैं कि हमारा कितना आएगा 16, जहां पर भी है वह आपका ओम में होगा। तो हमने देखा कि इसमें हम किस प्रकार से R1 एंड R2 का मान ज्ञात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जहां भी मिल जाए इसे यथाशीघ्र आप इसे कंप्लीट कर लें। चलें क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यह भी हमारा न्यूमेरिकल है। द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए सबस्टांस इज 7.5 गुने 10 के पावर -3 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। देन फाइंड द रिलेटिव परमेबिलिटी एंड द सेकंड इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सबस्टांस। तो चले हम यहाँ पर डायरेक्टली इसमें कैलकुलस ज्यादा लंबा कैलकुलेशन है, आप इसे ध्यान में देखें कि हमें एक ही चीज इसमें दिया गया है, वह हमारा दिया गया है म्यू का मान। म्यू का मान हमें दिया गया है 7.5 गुने 10 के पावर -3 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हमें निकालना है इसमें रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू आर का मान। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं म्यू नॉट का मान जो है 4 पाई गुने 10 के पावर -7 होता है। तो चले हम इसका कैलकुलेशन अगर बोर्ड पर करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो हम चले इसे आपको हम स्लाइड में ही आप दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से हम करेंगे। तो म्यू आर का फॉर्मूला होता है म्यू बाई म्यू नॉट। म्यू का मान हमारा है 7.5 गुने 10 के पावर -3 और म्यू नॉट का मान हम जानते हैं 4 पाई गुने 10 के पावर -7। पाई का मान हम 22/7 रखेंगे तो 22 की जगह 7 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर -7 है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब तो हमारे फाइनली जो कैलकुलेशन आएगा वह हमारा म्यू आर का आएगा 0.6 गुने 10 के पावर 4। आप इसे अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ऊपर वाले को लेकर जाएंगे नीचे तो पावर में हमारा प्लस हो जाएगा 10 का। और दशमलव को मिलाने के लिए आप उस पर ध्यान देंगे कि हमारा दशमलव कितने अंक के बाद जा रहा है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में हमारा दिया गया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सबस्टांस। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्सएम। तो एक्सएम बराबर क्या हो जाएगा म्यू आर -1 हो जाएगा फॉर्मूला से। तो हमारा जो म्यू आर का भी मान आया था 0.6 गुने 10 के पावर 4, उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। आप पॉइंट को यहाँ पर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। 6000 में से 1 को घटाएंगे तो 599 हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखेंगे
कि अगर आपको एक चीज निकालने के लिए दे दिया, सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर आपको निकालने के लिए दे दिया, तो जब तक हम फर्स्ट नंबर नहीं निकालेंगे तब तक मेरा सेकंड नंबर नहीं आएगा। आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसे आप ध्यान में रख लेंगे कि हमको सबसे पहले रिलेटिव परमेबिलिटी निकालेंगे, उसके बाद ही हम मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। डिफाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट ऑफ द डायमेंशन एंड द डायमेंशन। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस जब लिखा हुआ है तो एल का, इसका मतलब हमारा एल का चलेगा, यानी इट इज द इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। हम सभी जानते हैं ये जो फ्लो ऑफ करंट का विरोध जो करता है वही हमारा इंडक्टेंस होता है। अब एसआई यूनिट क्या होगा? ओम होगा, और डायमेंशन ऑफ द इंडक्टेंस हमारा ml2 t-3 a-2 होता है। इसका मैथमेटिकल रूप से लिखेंगे तो एक्सएल बराबर LW होता है। चलें 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में वेरी VI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अधिकांशतः क्वेश्चन जो है हम इलेक्ट्रिसिटी से उठाए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम मिला दें तो आपको अब अभी जो बिहार बोर्ड का जो पैटर्न चल रहा है उसके मुताबिक अगर हम चलें तो 15 दूनी 30 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके। तो चलें क्वेश्चन नंबर 7 जो है, डिफाइंड मीन वैल्यू ऑफ एसी in RMS value of AC, mention their expression only। मीन वैल्यू ऑफ AC करंट क्या होता है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which sends the same amount charge through a circuit in a certain time interval as is sent by an AC through the same circuit in half cycle। म्यू एवरेज बराबर 2I0 बाई पाई, इसका मान पुटअप करेंगे तो 0.637 I0 होता है। चले आरएमएस वैल्यू क्यों चलते हैं, तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है? इट इज दैट स्टेडी करंट व्हिच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए कंडक्टर इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल एज ए प्रोड्यूस बाय द एसी इन द सेम सम कंडक्टर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड फुल सर्किल। फुल साइकिल की बात करेंगे तो आरएमएस होगा, हाफ साइकिल की बात करेंगे तो मीन वैल्यू होगा। आई आरएमएस बराबर I0 बाई √2 होगा, मान पुटअप करेंगे तो आएगा 0.707 I0। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन 120 वोल्ट लाइन टू प्रोवाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2400 वोल्ट। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसको 120 वोल्ट लाइन दिया जाता है और उससे हमको पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2400 वोल्ट का मिलता है। इफ द प्राइमरी हैज 75 टर्न्स 75 टर्न्स, प्राइमरी क्वाइल को 75 टर्न है, हाउ मेनी टर्न्स मस्ट द सेकेंडरी हैव? तो सेकेंडरी क्वाइल हमारा कितना होगा, टर्न कितना होगा? तो चलें हम इसका बोर्ड पर देख लेते हैं कैलकुलेशन। तो इसमें क्या है, हमको क्या क्या दिया गया है, इस बात पर हम ध्यान देंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि कितना दिया जाता है वोल्टेज, प्राइमरी में 120 वोल्ट और सेकेंडरी में हमें कितना मिलता है, 2400 वोल्ट मिलता है। प्राइमरी का टर्न कितना है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स एनपी हमारा कितना है, प्राइमरी में हमारा 75 है, तो हमें निकालना है एनएस का टर्न में कितना होगा। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, ईएस बाई ईपी बराबर होता है एनएस बाई एनपी, यह फार्मूला है। मान को हम पुटअप कर दें तो ईएस कितना हो गया हमारा 2400 और ईपी कितना हो गया 120 बराबर एनएस हमें निकालना है और एनपी हमारा दिया हुआ है 75। तो एनएस बराबर कितना हो जाएगा 2400 गुने 75 बाई 120, काट दें तो हो जाएगा 20 मरतबे, तो ये हो जाएगा 150। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, 1500 टर्न्स होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में दो अंतर आपको बताना है। तो क्या है, इट इज ड्यू टू दी सुपरपोजिशन।
सुपरपोजिशन के कारण इंटरफेरेंस होता है, और बट द डिफ्रैक्शन किसके कारण होता है? इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। आप दूसरा जो हमारा डिफरेंस है वह है इंटरफेरेंस पैटर्न। द डार्क फ्रिंजेज आर यूजुअली ऑलमोस्ट परफेक्टली डार्क, बट इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न द डार्क फ्रिंजेज आर नॉट परफेक्टली डार्क। दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लिए कि इंटरफेरेंस का डार्क जो है परफेक्टली डार्क होता है और उसमें परफेक्टली डार्क नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्टेट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, डिफाइन लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट क्या है इसका आपको बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है? इफ द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट इज रिवर्स आफ्टर सफरिंग ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन and phenomena is called principle of reversibility of light. Briefly we may say that the path of a ray of light is reversible. Lateral shift क्या है? The lateral shift perpendicular distance between the direction of incident ray and the emergent ray is known as the lateral shift. अब ये जो क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जो है हर एक एग्जामिनेशन में आता है। एक्सप्लेन एंड राइट द फुल नेम ऑफ फॉलोइंग वाला है www, इसमें है फैक्स दिया हुआ है 2 चीज, एक और आता है मोडेम। 3 चीज का बहुत इसका उपयोग होता है हर एक एग्जामिनेशन में, कोई भी 2 को लिखने के लिए रहेगा आपको। तो यहां पर हम 2 दिए हैं। www जो है क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म है, और इसके बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ गया, अक्सर लिखने के लिए एग्जामिनेशन में नहीं आता है, फुल फॉर्म इसकी सिर्फ आता है, तो सिर्फ लिख देंगे वर्ल्ड वाइड वेब तो आपका फुल नंबर मिलेगा। अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेज कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, पिक्चर्स, वाइडर्स, ग्राफिक्स इटीसी फॉर द शेयरिंग विद द अदर्स। आप फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स का फुल फॉर्म क्या है? फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, इसका फुल फॉर्म क्या है? फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज सेंड टू डिस्टेंस प्लेस। फैक्स में हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हूबहू दूसरे के पास हम भेज देते हैं। The original written document is converted into transmittable codes at the sending end. These codes are converted back into a copy of the original document at the receiving end. Original documents के रूप में ये हमें प्राप्त हो जाता है फैक्स के माध्यम से। तो ये दोनों का फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है आपको। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको खुद अच्छी तरह से आप बनाने के लिए सीखेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का जो आप क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को आपको जवाब देने के लिए रहेगा। तो चले सबसे पहला इसमें क्वेश्चन जो हमने इसमें डेवलप किया है साइक्लोट्रॉन का है। तो what is cyclotron, and with the help of neat and label diagram explain the working of cyclotron, deduce an expression for time period, frequency and total energy। तो सबसे पहले हम साइक्लोट्रॉन को जाने कि साइक्लोट्रॉन है क्या। तो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज particle such a proton, alpha particle, electron etc to acquire sufficient amount of energy to carry out nuclear disintegration reaction। तो हम आपको बता दें कि शायद आप साइक्लोट्रॉन नहीं देखे होंगे, लेकिन आप बचपन में खिलौना बहुत तोड़े होंगे। जो स्प्रिंग वाला खिलौना होता है, सेम वही स्प्रिंग वाला खिलौना में जब हम चाबी देते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो वह बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर रिएक्शन हम कराते हैं, फ्यूजन का कराएं या फिजन का कराएं, उस समय हमें एक्सेलरेटर की आवश्यकता पड़ती है और उसमें हमारा साइक्लोट्रॉन जो है बहुत बड़ा काम करता है। तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है? इट इज द पार्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस फील्ड, and a cross field is that field in which electric field is perpendicular to the magnetic field। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा पाइवोट है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑगमेंट्स है। यहाँ पर D1 और D2 दो प्रकार का D बना हुआ है, आप देख सकते हैं अंग्रेजी का D है कैपिटल D, एक इधर से है और एक इधर से है। दोनों के बीच में हम जो है एक वायर को इस प्रकार से मेश किया गया है
और इसमें आप देख रहे हैं कि एक जगह के पास हमारा टारगेट न्यूक्लियस है, हमें जिसे टारगेट करना है उस न्यूक्लियस का, वह हमारा टारगेटिंग पॉइंट है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन गाइड है, यहाँ पर ये जो हमारा जो भी यहाँ से निकलने वाला है वो गाइड करता है ताकि वह टारगेट के ऊपर सही ढंग से इंपैक्ट करे। यह मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर पैदा करता है। तो अब हम देखते हैं कि यह किस प्रकार से काम करता है। Let us consider a following metallic chamber D1 and D2 जो आपको हम फिगर में दिखा दिए थे। D1 is called left D and D2 is called fight D। आप यहां पर ध्यान रखेंगे, D1 is called left D but D2 is called fight D। D2 को fight D क्यों कहा गया? क्योंकि यह टारगेटिंग होता है, यह न्यूक्लियस के किसी भी पार्ट के ऊपर जहां पर हमें एक्सेलरेट करके उस चीज को भेजना है उसके लिए हमारा fight D काम करता है। बोथ द D's are converted through high frequency oscillator called HFO। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से हमारा यह काम होता है। आप अब देखें कि द मेन फंक्शन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज टू कंट्रोल द एक्सेलरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन फॉलो स्पेस मैग्नेटिक मटेरियल इज फील्ड व्हिच प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखते हैं इसका थ्योरी किस प्रकार से काम करता है। हम सभी जानते हैं, आप लोग बहुत न्यूमेरिकल बनाए होंगे, और द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। FC बराबर FV फार्मूला हम सेंट्रीपिटल फोर्स का लगाएंगे तो क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर होता है। तो mv स्क्वायर बाई आर का मान यहाँ पर x माना गया है, FB होता है, वहां सिग्मा भी बी साइन थीटा होता है, यहाँ पर ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है। तो थीटा बराबर अगर हम 90 डिग्री देंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये v का मान हमारा 9br/m हो गया। चले अब आगे टाइम का हमें निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमारा जो है वह ऑलरेडी मिल चुका है हमें पाई इंटू एक्स, और स्पीड जो है हमारा ये अभी हम निकाले तो इसका हम मान पुटअप कर देंगे तो हमारा फाइनली जो टाइम का मान ये आएगा। चले टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड हमें निकालना है। द टोटल टाइम पीरियड टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस बोथ द डीज, टी बराबर 2t हो जाएगा, 2 से इसे गुना कर देंगे तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन हो जाएगा। चले थर्ड नंबर में साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, म्यू बराबर होता है 1/t। तो हमारा t का जो मान आया था उसे हम उल्टा कर देंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी का मान आ गया। इसी प्रकार से साइक्लोट्रॉन का सिग्नल फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2π/t। अब यहाँ पर t का जो मान आया था वो t का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारा 2π इंटू म्यू आएगा, और फाइनली जो हमारा w का मान आएगा 9b/m। चले इसी प्रकार से पांचवा नंबर में हमें निकालना है टोटल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। अब जो चार्ज पार्टिकल जो हमें उसे इंपैक्ट करने जा रहे थे वह कितना आने वाला है उसका वैल्यू हमें निकालना है। वह कितने वेग से जाकर के कितने काइनेटिक एनर्जी के साथ वह जाकर के इंपैक्ट करेगा न्यूक्लियर फ्यूजन में, वह उसे हम देखते हैं। तो हमारा फाइनली जो हमारा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², जो v का मान आया वहां यहाँ पुटअप करेंगे। फाइनली जब इसका हम डेरिवेशन करेंगे तो ये मैक्सिमम 1/2 b² r² मैक्स बाई m सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। हेंस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम ऑफ फेरी। अब यहां पर हमें लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन के ऊपर भी ध्यान देना होगा कि साइक्लोट्रॉन जो है कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन तो यह एक्सेलरेट नहीं करता है। साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग लार्जर मास। ये तीन कंडीशन जो है ये लिमिटेशन है इसका साइक्लोट्रॉन का। चले क्वेश्चन नंबर 13, यह है हमारा डिफाइंड पोटेंशियोमीटर and with the help of potentiometer compare the EMF of the two cells and measure internal resistance of the cell। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर क्या है इसका परिभाषा हम देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दें पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स एंड इट्स यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। प्रिंसिपल इसका क्या है कि पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर मस्ट बी कांस्टेंट। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। थ्योरी क्या हो जाएगा,
हम निकाल लें इसका थ्योरी से, तो V बराबर आई आर होता है ओमेगा के ओम्स लॉ के मुताबिक। अब R बराबर इंटीग्रेशन L बाई ए। अब इसे हम निकालेंगे V का मान, या मान पुटअप कर देंगे यहाँ पर, I बार हो गया L बाई ए। हमारा फाइनली जो आएगा वह कितना आएगा, हमको V जो है समानुपाती होगा I का, क्योंकि यहाँ पर रो I रो एंड A इज कांस्टेंट है। अब इसका हम डायग्राम की ओर चलते हैं कि पोटेंशियोमीटर का डायग्राम जो है किस प्रकार से होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का डायग्राम आपको दिया गया है। यहाँ पर ये स्केल है, आपको यहाँ पर रियोस्टेट लगा हुआ है, ये दूसरे के बीच में जो डिफरेंस जो है वह दिया गया है। तो चलते हैं हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल, या एक सिर्फ नमूना दिया गया है आपको, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज अटैच विद द स्केल गैल्वेनोमीटर। देन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, आप देख सकते हैं, ये इसका स्केलिंग है। Then it is called balanced point if one way key is connected with the cell of EMF, even jockey is working, its balanced point is G. If one way K2 is connected with the cell of EMF E naught, jockey J is working, its balanced point is driver battery E is used to determine the balanced point. रियोस्टेट इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट सेल का, सेकंड सेल का, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर, तो आप हमें फाइनली रूप से दोनों को डिवाइड करेंगे तो E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2 आएगा। कंक्लूजन में हम जाते हैं तो ये क्या है, एक दूसरे का लेंथ फॉर द नल डिफ्लेक्शन और बैलेंस्ड पॉइंट EMF ऑफ टू सेल कैन बी इजीली कंपेयर्ड। यहाँ पर हम इजीली रूप से इसके लेंथ के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। इसी प्रकार से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का जब मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा जो आने वाला है वह हमें क्या आएगा एक्सप्रेशन में, ये आएगा हमें यहाँ पर L1 बाई L2 हो गया। अब इसी को डिफिनेशन ऑफ द EMF में चलेंगे तो E बराबर V प्लस आई आर, इंटरनल रेजिस्टेंस को अटैच करेंगे तो हमारा फाइनली जो आप इसे कैलकुलेट करते चलाएंगे, सब ऊपर से नीचे तक इक्वेशन बना करके दे दिए हैं आपको PDF में, करते चले आएंगे। अब R बाई आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यहाँ पर जब कॉमन लेकर के आएगा तो हमारा R बराबर L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R आएगा। दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेशन विथ द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर नोइंग द लेंथ ऑफ द बैलेंस पॉइंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल को निकालने का यही फार्मूला है। इसी फार्मूला को लगा करके हमारे जो बिजली मिस्त्री है वह सब कुछ हमारा कैलकुलेट करता है रेजिस्टेंस को। चले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपको हम पीएन जंक्शन जो है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में दिए हैं, जो हम पिछले वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका डायग्राम को हमने इसमें भी दे चुके हैं आपको, आप इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। इसका फुल वर्चुअल इमेज रिफ्रैक्शन थ्रू द कन्वेक्स सरफेस जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर में। यहाँ पर लगता है क्वेश्चन जो है नहीं लिखा पाए हैं, डायरेक्ट आंसर पर आ गया है ना। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द कन्वेक्स सरफेस वर्चुअल इमेज कंजप्शन, ये आप मैट्रिक से लेकर के अभी तक इंटर में भी आप इसी को पढ़ रहे हैं। सेम चीज जो है इसको आपको बनाना है और इसे बना लेंगे आप, कोशिश किया गया है इसमें। स्नेल लॉ ये पिछले वीडियो में भी आपको हम बताए थे किस प्रकार से इसको हम बनाए थे। यहाँ पर भी आपको निकालना है N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू बराबर N2 माइनस N1 बाई आर। इसे आप सही ढंग से कर लेंगे। इस प्रकार से ये आपका मॉडल सेट 5 जो है अभी कंप्लीट होता है। आपको कोशिश रहेगा कि मॉडल सेट 6 भी हम बहुत जल्द आपको ला करके देंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा उपयोगी होगा, जो आपको परीक्षा में बहुत बहुत सहायता प्रदान करेगा। धन्यवाद।